हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल ब्रेनरी। मैं हूं सीएस अंकिता अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स। ये पार्ट 2 का चैप्टर 1 है। मैंने इसको नंबरिंग स्टार्टिंग से दी है। एंड कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स जो आपका पूरा पार्ट है कंपनी लॉ में, वो 40 मार्क्स कंप्राइज करता है। तो ये जो पूरा रिविजनरी सेशन रहेगा या जो मेरी ये बुक है वो पूरी आईसीएसआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैंने कोई टॉपिक तो नहीं छोड़ दिया है। मैंने ईच एंड एवरीथिंग सीएस मॉड्यूल से यहाँ पर कवर की हुई है और उसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन 2 पार्ट्स। मैंने ये जो मॉड्यूल है एक स्टोरी लाइन की तरह बनाया है ताकि बच्चों को समझने में ईज़ी हो, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव के जो बच्चे होते हैं वो मतलब उनके लिए चैप्टर, उनके लिए ये पूरा लॉ, कंपनी लॉ बहुत नया होता है। तो हर एक चीज़ को अगर हम तोड़-तोड़ के एक्सप्लेन करेंगे तो वो उनके लिए भी ईज़ी होगा और हम लोग जो पढ़ाते हैं वो भी हम अच्छी तरीके से कवर कर पाएँगे हर एक टॉपिक को। तो ये जो चैप्टर है ये आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी में, जैसे मैंने बताया आपको सेग्रीगेट किया हुआ है मैंने। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है या उसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है। फिर बोर्ड की पावर्स क्या होती हैं और फिर बोर्ड के रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं। एंड इन सेकंड पार्ट जो बोर्ड कमेटीज़ हैं, वेरियस बोर्ड कमेटीज़ की फंक्शंस क्या होते हैं, क्या उनका पर्पस होता है ओवरऑल उनको फॉर्म करने के लिए, वो हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो पूरी वीडियो है वो आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। पार्ट ए जिसमें हम ये वाली चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे एंड पार्ट बी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बोर्ड कमेटीज़ के लिए होगा। ये एप्लीकेबल है दिसंबर 2020 स्टूडेंट्स के लिए जो सीएस एग्जीक्यूटिव के हैं। अगर किसी को रिवीजन पर्पस से लेनी है तो ये एप्लीकेबल सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उसमें जो बोर्ड कमेटीज़ हैं उनका एक चैप्टर है ऑल टुगेदर, सॉरी सब्जेक्ट है एथिक्स, उसमें एक चैप्टर है बोर्ड कमेटी से रिलेटेड। तो ये ऑल टुगेदर रिविजनल पर्पस है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। इन सेकंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल लीगल ब्रेनरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँ। प्लस जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं, तो ये क्विक रिवीजन मैं करा रही हूँ। आप अगर एग्ज़ाम देने से पहले भी इसको देखोगे तो आपका सारा माइंड में रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये जो पूरी वीडियो फ्रेम की है या जो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है वो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ एक स्टोरी लाइन में, ताकि बच्चों को जल्दी से मतलब माइंड में सेट हो जाए वो चीज़। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपका वो है बोर्ड कॉम्पोजिशन। अब बोर्ड कॉम्पोजिशन क्या है, देखो जैसे आपको पता है कि जो कंपनी है, वो हमारी जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको मैनेज करने के लिए, उसके डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और उस मैनेजमेंट को इन कंपनी हम बोलते हैं बोर्ड। अब बोर्ड की कॉम्पोजिशन क्या होगी, मतलब उसमें कौन-कौन लोग होंगे वो हम देखेंगे, बट उससे पहले उसका काम क्या है। ये एक बॉडी है ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टू, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ गया डायरेक्ट, सेकंड हमारा हो गया कंट्रोल एंड थ्री हमारा हो गया सुपरवाइज। वो क्या करता है, बोर्ड डायरेक्ट करता है, सेकंड कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है। लेकिन किन चीज़ों को सुपरवाइज करता है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो बोर्ड कॉम्पोजिशन क्या है, एक बॉडी है ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टू, उसके 3 फंक्शन हैं डायरेक्ट, कंट्रोल, सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब हमने बोर्ड कॉम्पोजिशन की बात की है, तो उसमें हमें पता लगाना है कि डायरेक्टर्स कितने कितने होने चाहिए। लॉ के हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मिनिमम डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स। मिनिमम डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड इन केस ऑफ ओपीसी कंपनी। अब पब्लिक कंपनी में क्या है, 3 डायरेक्टर्स हमारे रिक्वायर्ड है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट में 2 एंड ओपीसी में 1 एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स सारी कंडीशन में 15 है। अगर आप इसको एक्सीड करना चाहते हो, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और आपको मोर देन 15 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन किस लिए पास किया जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है टू टेक द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी।
एंड अगर आपको नहीं पता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन किस कंडीशन के अंदर पास होता है, लाइक उसको पास कराने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो इससे रिलेटेड मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है ड्राफ्टिंग सीरीज की, जिसमें कि स्पेशल रेजोल्यूशन को कैसे ड्राफ्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप पीछे जाकर देख सकते हो। नाउ अब हमने जो 15 डायरेक्टर्स की बात की है उसका एक एक्सेप्शन है, वो है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में सेक्शन 8 कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी। इसका क्या मतलब हुआ कि सेक्शन 8 कंपनी में जो मैक्सिमम 15 होने चाहिए उसकी एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और आपको उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर लॉ। नाउ ये क्लियर हो गया। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या किया, बोर्ड कॉम्पोजिशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, डायरेक्ट कंट्रोल सुपरवाइज ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब बोर्ड कॉम्पोजिशन में आपका मिनिमम डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डायरेक्टर्स और इसका एक एक्सेप्शन है टू दी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनीज होती है, जो नॉन प्रॉफिट कंपनी होती हैं, जिनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, सोशल वेलफेयर के लिए जो कंपनीज रजिस्टर करी जाती हैं, बनाई जाती हैं, इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, वो सेक्शन 8 कंपनीज में आती हैं। नाउ सेकंड टॉपिक, पावर्स ऑफ बोर्ड। अब हमने ये पता कर लिया कि बोर्ड क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है और उसके जो बोर्ड है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, डायरेक्टर्स कितने रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। नाउ पावर्स ऑफ बोर्ड, देखो पावर्स का मतलब क्या है कि उनके पास क्या क्या वो एक्ट्स कर सकते हैं, वो थिंग्स कर सकते हैं। So, such acts or things for which the company is authorized is vested with the board of directors. But the board can act or do things for which powers are vested with them and not with general meeting. तो ये होली जो उनकी पावर्स हैं वो पूरी बोर्ड की हैं, इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा शेयर होल्डर्स का। तो अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी पावर्स हैं। देखो जो लॉ है ना हमारा, जो हमारा लॉ है उसके क्या, जो हमारा लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग दी गई है ऐसे। अगर आप बेयर एक्ट देखोगे अपनी बुक्स में भी देखोगे तो उसमें जो आपके पावर्स ऑफ बोर्ड है ना, एज पर सेक्शन 179, सेक्शन 179 के अकॉर्डिंग जो आपकी पावर्स गिवन है वो 1 2 3 ऐसे करके बस पूरा दिया हुआ है। तो उससे कंफ्यूजन होता है कि कौन सा हम याद करें और कौन सा हम याद नहीं करें। मैंने याद करने के पर्पज से बहुत इजी वे में मैंने इनको इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि सिमिलर नेचर के हमारी एक्टिविटीज हैं या पावर्स हैं जो सिमिलर नेचर है, उसको मैंने एक हेडिंग या एक कैटेगरी में डाल दिया है। और ये डोंट वरी, ये आपके एज पर लॉ ही हैं। बुक में अगर ये 1 है तो ये 1 ही है, बट मैंने उसको क्या अलग से एक नाम दे दिया है ताकि आपको याद करने में इजी हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे। देखो ये कंपनी है और कंपनी का जो बोर्ड है उसकी पावर्स हैं। अब वो पावर्स पहले हम डिफाइन कर रहे हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स में। ठीक है, पहले हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स में डिफाइन कर रहे हैं। कैसे, देखो सबसे पहले जो कंपनी है वो इशू करती है सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, मतलब सिक्योरिटीज को और क्या कह सकते हैं हम, शेयर्स। तो जो कंपनी है सबसे पहले क्या करती है, इशू करती है शेयर्स इंक्लूडिंग डिबेंचर्स देयर वेदर इन और आउटसाइड इंडिया। तो ये आपको इजी रहेगा याद करने में। सेकंड, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। अब आपने इशू कर दिया और हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया, फिर आपने अलॉट कर दिया। अब अलॉटमेंट के बाद आप जो कॉल मंगाओगे, जो आप उनका जो पैसा अनपेड है उन कॉल्स पे मंगाओगे, तो वो जो पावर है वो बोर्ड के पास है, एब्सोल्यूट पावर है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स क्या है। तो अगर एक शेयर होल्डर है, उसने
फेस वैल्यू 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा, ठीक है। एक शेयर क्या है, 100 रुपीज़ का है। अब उसने इसमें से 70 रुपीज़ जो है वो पे कर रखा है, और जो इसका 30 है वो उसका अनपेड है। तो ये जो 30 रुपीज़ है, इसको मंगाने का जो पावर है वो बोर्ड के पास है। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है टू ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज यानी बायबैक ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है? जो पब्लिक कंपनी है जिनके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं, उन शेयर्स को कंपनी मार्केट से बायबैक कर लेती है, मतलब रीपरचेज कर लेती है, खुद वहां से परचेज कर लेती है और अपने पास रखती है। मतलब अब वो आगे शेयर होल्डर्स के लिए या खरीदने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो ये तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला स्टेप टू इशू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, देन उनके ऊपर कॉल्स, और लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है कि आप उनको वापस मंगा लो यानी खत्म कर दो। तो ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स से रिलेटेड एक स्टोरी मैंने बनाई है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस भी एक्सप्लेन हो गया होगा। फिर है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी किसी को लोन दे रही है, या कंपनी लोन ले रही है, या इन्वेस्ट कर रही है। तो लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की जो सेकंड कैटेगरी है वो है लोन एंड इन्वेस्टमेंट। अब टू बोरो मनी, सबसे पहले वो क्या करेगी, बोरो करेगी मनी। अब एक जो चीज होती है, हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए। सेकंड क्या होता है कि हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी और कंपनी से लोन ले लिया, बोरो कर लिया। टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, मेरे कंपनी में बहुत आइडल फंड्स पड़े हैं, मुझे नहीं पता मैं उनका क्या करूं, तो मैं उनको इन्वेस्ट करूंगी। तो इस तरीके की जो पावर्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनको करने की जो पावर है वो किसके पास है, बोर्ड के पास है। थर्ड टू ग्रांट लोन्स, हम देते हैं। पहले उसने यहाँ पे कंपनी ने लिया, फिर यहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया दूसरी कंपनी में। फिर टू ग्रांट लोन्स, मैं किसी को ग्रांट कर रही हूँ लोन, या गारंटी दे रही हूँ उस लोन के रिस्पेक्टिव में। मतलब मैंने कोई लोन नहीं दिया, बट मैं क्या कर रही हूँ, किसी और के बिहाफ पे गारंटी दे रही हूँ या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हूँ इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स। तो ये आपके जो तीन पॉइंट्स हैं वो आपकी इस स्टोरी में कवर हो जाएंगे, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो आई होप मैं अभी आपको एक्सप्लेन करते करते आपको भी क्लियर होता चला जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब आप बुक खोलोगे और आप ऐसे लर्न करना चालू करोगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे ना हार्डली कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे, बट आप इस तरीके से सेग्रीगेशन करके पढ़ोगे तो आपको वो स्टोरी लाइन के रिगार्डिंग ना स्टोरी लाइन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और आपको याद रहेगा। नाउ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अपने आप जो बिजनेस है आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो। तो सबसे पहले टू डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑफ द कंपनी। सेकंड टू अप्रूव अमेलगमेशन मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड टेक ओवर। आपको पता है आपके सिलेबस में अभी आगे अभी जो चैप्टर्स हैं वो मर्जर अमेलगमेशन से रिलेटेड भी एक चैप्टर है आपका कंपनी लॉ में। तो मर्जर अमेलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये जितना भी सारा चीजें हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें भी जो है उसकी पावर किसके पास है, बोर्ड के पास है ना। अदर पावर्स, अदर पावर्स करके एक लास्ट है जिसमें कि 10 11 12 13 चार आइटम्स हैं, और सब में कितने थे, तीन तीन थे। तो 9 तो ये हो गए, और फिर आगे 4 और हैं। देखो अदर पावर्स में क्या आता है, जो कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या बोर्ड रिपोर्ट को, हम आगे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, रिवाइज करेंगे, आई एक्सप्लेन यू कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, कैसे बनती है, और फिर बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है। फिर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, इसी चैप्टर में है। एंड टू अपॉइंट और रिमूव की मैनेजर पर्सनल, की मैनेजर पर्सनल क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है, जिसमें क्या आपके मैनेजर, CS, होल टाइम डायरेक्टर, और ये आपके मैनेजर और MD में से कोई एक होता है, एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकते। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर्स। तो ये आपकी अदर पावर्स हैं, जो एब्सोल्युटली पावर किसकी है, बोर्ड की है। नाउ मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ना बोर्ड में बाय रेजोल्यूशन पास एट अ मीटिंग डेलीगेट। अब ये बोर्ड बोर्ड की बात हो रही है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है
to any committee of directors, the managing director, the manager, or any other principal officer of the company on the case of branch office of the company। क्या कर सकता है वो? 4 to 6 जो कंडीशंस आपकी ऊपर गिवन है, 4 to 6 कौन कौन सी हैं? ये वाली हैं। तो ये जो आपकी 4 to 6 है, ये रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड इसको डेलीगेट कर सकता है किसी और को मतलब विद इन दी बोर्ड ओनली, मैनेजिंग डायरेक्टर को या किसी कमेटी को कर सकता है कि आप ये लोन और इन्वेस्टमेंट का जो फंडा है वो आप देख लो। नाउ अब इसके एक्सेप्शन देखो, हर एक सेक्शन का ना, सबसे पहले आपको जो फ्लो पढ़ना है, फ्लो ऑफ रीडिंग सेक्शन। कंपनी लॉ में कभी भी आप एक सेक्शन को पढ़ते हो तो उसका एक फ्लो होता है। अब फ्लो से मेरा मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले वो सेक्शन, जैसे हम 179 पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन नंबर, देन उसका टॉपिक कि वो किसके बारे में है, देन उसका पर्पस कि वो क्यों है, फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी, एंड देन उसका लास्ट अगर कोई एक्सेप्शन है तो। अगर आप इस किसी भी सेक्शन को इस तरीके से पढ़ोगे आपको बहुत जल्दी याद होगा। और सेक्शंस ना, जैसे बहुत बच्चे होते हैं सेक्शंस मगअप करने की कोशिश करते हैं और वो एंड मोमेंट पे भूल जाते हैं। देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैंने सेक्शंस रिवाइज करते थे ना, मुझे हर सेक्शन याद इसीलिए है। एक तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है सेक्शंस को रिवाइज कराने में। कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि बच्चों को सेक्शंस नहीं, मतलब नंबर नहीं पढ़ाया जाता, जस्ट उसका कंटेंट जो है वो एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं। उससे होता क्या है, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि कंटेंट एक्सप्लेन करना, ये कंटेंट समझना इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिमेम्बरिंग द सेक्शन नंबर। बट अगर आप अभी से इस चीज़ को अपनी हैबिट में नहीं लाओगे, आप अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, अगर आप अभी से अपनी इस चीज़ को हैबिट में नहीं लाओगे तो बाद में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसमें कोई मतलब एफर्ट मत डालो, एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो, बट कोशिश करो कि अगर आप इस फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ते हो, नॉट याद करते हो, पढ़ते हो, तो आपको अपने आप वो सेक्शन क्या है, याद हो जाएगा। लाइक 179 हम पढ़ रहे हैं, तो 179 में हमारा क्या है, जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है, पावर्स ऑफ द बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉपिक हो गया। पर्पस क्या है कि इसमें पर्पस यानी मतलब उसका ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं, या पर्पस बोल सकते हैं, या कोई भी एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं। तो उसमें पावर्स डिफाइंड है जो कि बोर्ड की हैं, एब्सोल्यूट पावर्स। देन उसकी एप्लीकेबिलिटी, ऑल कंपनीज आप बोल सकते हो। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अभी हम पढ़ रहे हैं। देखो, एक्सेप्शन में क्या है, एक तो है आपकी बैंकिंग कंपनी, ये आपका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है, फर्स्ट आपकी बैंकिंग कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ द सेक्शन, द कंपनी में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस ऑन द पावर्स ऑफ द बोर्ड। अब मुझे आप सोच के बताओ, एक मिनट में पॉज कर देना चाहे वीडियो, और खुद सोचो कि बैंकिंग कंपनी क्यों नहीं है, बैंकिंग कंपनी पावर्स ऑफ बोर्ड में क्यों नहीं है। देखो, बैंकिंग कंपनी का जो मेन काम होता है ना, वो होता है लोन, टू गिव लोन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम इस चीज को यहाँ पे कवर कर देंगे तो वो पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका डेली रूटीन का काम है। तो बैंकिंग कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर द पर्व्यू ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस ऑन द पावर्स ऑफ द बोर्ड। ओके, और दूसरा एक्सेप्शन क्या है, एक तो आपका बैंकिंग कंपनी हो गया, एंड सेकंड हो गया आपका सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज जो है, जैसे कि आप बोरो कर सकते हो मनी टू इन्वेस्ट मनी वगैरह 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 वगैरह, मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड बाय सर्कुलेशन। इसमें सिर्फ ये बोला है कि वो सर्कुलेशन से डिसाइड कर सकता है। तो ये आपके दो एक्सेप्शन है। आई होप आपको ये सेक्शन से समझ में आ गया होगा, और ये स्टोरी लाइन जो मैंने आपको बताई है, जो फ्लो बताया है, प्लीज इसको नोट कर लेना और इसके थ्रू ही हर एक सेक्शन को रिवाइज करोगे। क्योंकि देखो, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको भी आई नो पता होगा, आइडिया होगा, अभी आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, आपके सेक्शंस तो ऑलमोस्ट सारे कवर्ड है जो कंपनीज एक्ट में होते हैं, बट उनका जो स्कोप है ना, ये जो हम बोल सकते हैं कि उनकी जो कंटेंट है वो बहुत लिमिटेड है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल कंटेंट। प्रोफेशनल में जब आप एडवांस कंपनी लॉ पढ़ोगे तो उसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर आपने स्टार्टिंग से अपना थोड़ी ग्रिप बनानी चालू करी ना सेक्शन पे,
तो आपको प्रोफेशनल में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेरा सजेशन है, सिर्फ वो आपके कंफर्ट के ऊपर है कि आप कैसे याद करते हो। बट अगर आप इस तरीके से स्टोरी लाइन में याद करोगे, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी ऐसे याद किया था, मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने ऐसे याद करवाया था, तो अभी तक टचवुड मुझे सेक्शंस में रिकॉल करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नाउ अब हमारा पावर्स खत्म हो गई। पावर्स हमने 13 पावर्स पढ़ी थी, और 13 पावर्स को हमने एक-एक सब हेड टॉप मतलब जो मेन हेडिंग है उसमें सेग्रीगेट किया था। नाउ रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड में क्या है? देखो, रिस्ट्रिक्शन अभी हमने जो पढ़ी वो क्या थी? एब्सोल्यूट पावर थी। एब्सोल्यूट पावर मतलब हमें वहाँ पे शेयर होल्डर्स की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट एज़ सच नहीं थी। बट रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन मतलब हमें स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर हम एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर हमारी कोई पावर है, अगर हम उस लिमिट से एक्सीड करते हैं, एक पर्टिकुलर पावर है, उस लिमिट से हम एक्सीड करते हैं, तो हमें स्पेशल रेज़ोल्यूशन लेने की रिक्वायरमेंट है। अब इसको ना मैं बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कब कैसे कब रिक्वायरमेंट लेनी है। देखो, मतलब सॉरी, परमिशन लेनी है। बोर्ड का जो भी पावर होती है ना, बोर्ड पावर्स या वीआर जो हम कहते हैं, ये आप समझो, ठीक है? पेन से करा देती हूँ। देखो, ये जो बोर्ड पावर्स हैं, ये आपकी पहली चीज़। स्पेशल रेज़ोल्यूशन स्पेशल पावर्स कह सकते हैं, या फिर मतलब हमको अप्रूवल लेनी है, ठीक? और थर्ड आपका हो जाएगा सीजी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड टू आरडी एंड ऑल, यानी जो आपकी और अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी परमिशन अगर आप लेते हो। मैंने जो ये रिवाइज़ किया था ना, जो मैंने स्टार्ट किया था याद करना, तो मैं ऐसे समझती थी, क्योंकि जब आप प्रोसीजर पढ़ते हो ना, कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब एक प्रोसेस जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमें पहले किसकी परमिशन लेनी है। देखो, सबसे पहले किसी भी केस में बोर्ड पहले अपने आप में पूछेगा। एक डायरेक्टर के दिमाग में अगर कुछ आता है, तो वो पूरे बोर्ड से बाय वे ऑफ रेज़ोल्यूशन उसको पास कराएगा। इस चीज़ को आप कैसे ध्यान रखोगे? आपको कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, जैसे कि आपको सीएस करनी थी सीएस का आपने डिसीज़न लिया, सबसे पहले अपने आप को मनाया ना, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले आपने अपने आप से पूछा। तो आप इसको रखो बोर्ड पावर। सबसे पहले कुछ भी होता है, अगर आप एक एक क्लॉज़ भी चेंज करते हो, सबसे पहले बोर्ड से पूछा जाता है। स्पेशल पावर हम कह सकते हैं अपने घर वालों से, ठीक है? अपने घर वालों से आप परमिशन लेते हो, और तभी आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आपकी कुछ पावर्स हैं, लाइक आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? कितने बजे भी सो सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, मतलब अपने घर में कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आप एक लिमिट क्रॉस कर रहे हो, जैसे आप आपको बाहर जाना है, ठीक है? आपको बाहर घूमने के लिए जाना है, कुछ भी करना है, तो आपको एक लिमिट अगर आप एक्सीड कर रहे हो, तो आपको स्पेशल रेज़ोल्यूशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? घर वालों से पूछना पड़ेगा। अब इसको एक तरीके से समझो, अगर आप विदिन द सिटी जा रहे हो, तो आपका टाइम है 7 बजे तक आ जाओगे। बट आपको अगर कहीं बाहर जाना है, तो आपकी वहाँ जो कंडीशन है कि दूर से आना है, तो आपकी जो कंडीशन है, वो एक लिमिट हो जाएगी कि अगर 7 बजे से पहले सॉरी बाद में अगर आपको आना है, तो आपको घरवालों से परमिशन लेनी पड़ेगी कि डेली तो मैं 7 बजे तक आ जाता हूँ, बट वहाँ से मुझे आने में शायद देर हो जाएगी, तो क्या मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? ठीक है? तो इस चीज़ को अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, आपको याद रहेगा। अब जो अप्रूवल है आपकी एसजी की और आरडी की, वो आपकी इन दोनों के बाद आती है। अब इसका एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा डिसीज़न है, जिसमें आपको घरवालों से आगे जाके, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हम इसको अप्रूवल मान लेते हैं, लाइक अगर आपको कहीं जाना है, तो जहाँ आप जा रहे हो, वहाँ लोगों की जो परमिशन है, वहाँ जो लोग हैं, उनकी परमिशन भी तो लेनी है ना। तो इस चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं। पहले आपने हमसे पूछा, देखो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छे से सुनना, फिर हम
टॉपिक पे आएंगे, रिस्ट्रिक्शंस पे। सबसे पहले आपने खुद से पूछा कि मुझे बाहर एमबीए करनी है आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, आपको कहीं बाहर कंट्री से एमबीए करनी है। सबसे पहले आपने अपने से पूछा, बोर्ड में अप्रूवल मिल गया। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप कह सकते हो बोर्ड में आपको अप्रूवल मिल गया। सेकंड, स्पेशल पावर। स्पेशल पावर में क्या होगा, अपने पेरेंट्स से पूछोगे मुझे बाहर से करनी है। बट सीजी और आरडी कहाँ आएंगे, सीजी और आरडी आएंगे जब आप उस कंट्री के नॉर्म्स के थ्रू एलिजिबल हो या नहीं हो, तो वहां पे आपकी सीजीआरडी की परमिशन आ जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना, मैं, बोर्ड पावर्स, घर वाले, स्पेशल पावर्स, और अगर थर्ड पार्टी है तो सीजीआरडी। अब आपको शायद एक्सप्लेन होगा, एक्सप्लेन मतलब अच्छे समझ में आएगा कि फ्लो क्या है चीज़ों को समझने का, ठीक है। नाउ, रिस्ट्रिक्शन ऑन बोर्ड ऑफ पावर्स। अब रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर आप एक्सीड कर रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। और स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, अपने घर वाले होते हैं, दे आर दी ओनर्स, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो है वो है सेल, लीज, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल of the undertaking of the company, or where the company owns more than one undertaking or substantially the whole of such undertaking। अब इसको समझो अच्छी तरीके से। रिस्ट्रिक्शंस में बस एक ये चार कंडीशंस हैं जिसमें, और ये आपका 180 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारी जो कंपनी का नाम है वो है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है। अब उसकी अंडरटेकिंग्स है। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। अंडरटेकिंग का मतलब होता है इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखी है मोर देन 20%। मोर देन 20%, उसकी अगर किसी भी अंडरटेकिंग में 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो उसकी अंडरटेकिंग कहलाती है। अब इसमें वो क्या बोल रहा है, सेल कर रहे हो आप उसको, सेल कर रहे हो, लीज कर रहे हो और अदरवाइज डिस्पोज कर रहे हो। सेल कर रहे हो, लीज पे दे रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो। तो जब भी आप ये चीजें करोगे, या तो एक अंडरटेकिंग को करोगे, यानी एबीसी लिमिटेड है, सपोज आप, उसकी एक अंडरटेकिंग है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। या तो आप इसको बेच रहे हो, लीज पे दे रहे हो, खत्म कर रहे हो, या आप पूरे को दे रहे हो, मतलब कैसे भी कर रहे हो। अगर आप ये स्टेप्स लेते हो, अगर आप ये ट्रांजैक्ट करने वाले हो, तो यू नीड टू पास एसआर। आप स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे। फिर है सेकंड, टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर और अमेलगमेशन। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो पहले। टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन। मतलब देखो, अगर आपकी एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, और उसने मर्जर किया है या क्या किया है, अमेलगमेशन किया है। मर्जर अमेलगमेशन कर कर अगर कोई पैसा आता है या कॉम्पनसेशन रिसीव होता है, कोई भी कॉम्पनसेशन अमाउंट रिसीव होता है, तो उसको आप इन्वेस्ट करोगे इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। ट्रस्ट सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि हमारी रिस्क फ्री होती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एबीसी लिमिटेड ने मर्जर किया है, अमेलगमेशन किया है, और उसके बदले में उसको कोई कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है, कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, और वो उस अमाउंट रिसीव्ड को
इन्वेस्ट करना चाहता है इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। ट्रस्ट सिक्योरिटीज पे हमारे यहाँ क्या मतलब है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर्स की परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नाउ थर्ड, to borrow money, whether where the money to be borrowed together and the money already borrowed by the company will exceed aggregate of payment paid up share capital, free reserves, securities premium apart from temporary loans obtained from the company bankers in the ordinary course of business। अब इसको समझो। सबसे पहले वो बात कर रहा है सिर्फ बोरो करने का, सिर्फ बोरो करने का, ठीक है। उसे बोरो करने हैं फंड, किसको, एबीसी लिमिटेड को बोरो करने हैं फंड। अब जो लेने वाले हैं फंड या एंड जो ले चुके हैं, मतलब प्रीवियस अमाउंट ऑफ बोरोइंग प्लस फ्यूचर अमाउंट ऑफ बोरोइंग, जो ले चुके हैं और जो लेने वाले हैं इन दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो वो आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए, इससे पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका जो एग्रीगेट होगा यानी जो टोटल इसका होगा, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर एक्सीड होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो अमाउंट आपका आ रहा है, इसको टोटल करके जो इसका एग्रीगेट अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 100 करोड़, और जो आप ऑलरेडी ले चुके हो और जो लेने वाले हो पूरा मिलाकर आपका आ रहा है 150 करोड़, तो वो एक्सीड कर रहा है अमाउंट। तो 150 करोड़ जो एक्सीड कर रहा है, आप ले सकते हो अमाउंट, ऐसा मना नहीं है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर्स की परमिशन की रिक्वायरमेंट है। और इसमें बोला है कि जो टेम्परेरी लोन्स हैं, टेम्परेरी लोन्स क्या होते हैं, जो थोड़े टाइम के लिए आपने लोन्स लिए हैं उनको आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो बेसिकली आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम का एग्रीगेट जो अमाउंट है वो आपका, जो आप बोरो कर चुके हो और जो लेने वाले हो, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन एंड टेक द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। ओके, नाउ द लास्ट वन इज टू रिमिट or to give time for the repayment or any debt due from the director। अब कंपनी में डायरेक्टर है, उसने कोई उधार ले रखा है, क्योंकि स्पेशल एंटिटी है, स्पेशल लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसमें डायरेक्टर ने अगर कुछ पैसा लिया है कंपनी से तो ऑब्वियसली डीम टू उसको रीपे करना है, ठीक है। तो अगर उस केस में उसको टाइम दिया जा रहा है, गिव टाइम फॉर द रीपेमेंट और एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर, या उसको रिमिट करना है, तो उसके लिए भी आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट है शेयर होल्डर्स की। इसका एक्सेप्शन क्या है, प्राइवेट कंपनीज प्रोविजन सेक्शन 180 सेक्शन डज नॉट अप्लाई। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये 180 पे आपका एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको हम फटाफट रिवाइज करते हैं। टॉपिक टॉपिक सबसे पहले हमने सॉरी सेक्शन नंबर 180, टॉपिक रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड सेक्शन 180। देन पर्पस कि उसको पावर्स तो करनी है बट लिमिट टू सम रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस मतलब उसको एक्सप्लेन करने का तरीका कि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। एप्लीकेबिलिटी टू ऑल कंपनीज एंड एक्सेप्शन आपका क्या हो जाएगा, टू दी प्राइवेट कंपनीज, इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप आपको मैंने अब करके भी दिखा दिया डेमो किस तरीके से लर्न करना है, तो आप लर्न करोगे। नाउ कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज सेक्शन 181, द पावर ऑफ मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड चैरिटेबल and other funds is available to the board subject to certain limits further prior permission। मतलब वही सब जगह क्या बात हो गई, एक लिमिट की बात हो गई। आप कर सकते हो बट अगर आप उससे एक्सीड कर रहे हो तो यू नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। नाउ कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हो, एक्सीड्स मतलब 5% तक आप कर सकते हो। अगर 5% से आप एक्सीड कर रहे हो, एक्सीड 5% मतलब 5% तक भी अगर आप कर रहे हो
तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। बट अगर उससे ज़्यादा कर रहे हो तो आप करो। इसका एवरेज प्रॉफिट्स का ऑफ थ्री प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, तो पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उनका आप एवरेज निकालोगे डिवाइड बाय 3, और जो अमाउंट आएगा उससे आप एक्सीड नहीं करोगे। अब इसमें प्रोहिबिशंस क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया 181 में कि आप इस तरीके से कर सकते हो और ये अमाउंट कर सकते हो, बट उस पे भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या हैं। अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन नो लिमिट, अगर 5% के अंदर है तो कोई भी अमाउंट कर सकते हो। कंडीशन बोर्ड मीटिंग ओनली एंड डिस्क्लोज, बोर्ड मीटिंग के थ्रू होगा और आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन P&L स्टेटमेंट एंड कंट्रीब्यूटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। फॉर गवर्नमेंट कंपनीज एनी कंपनी विच इज इन एक्सिस्टेंस लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स वो नहीं कर सकती। ठीक है, पेनल्टी अगर आप तब भी इसके सेक्शन 181 के प्रोविजंस को कॉन्ट्रोवीन करते हो तो फाइन है कंपनी पे अप टू 5 टाइम्स द अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड, जितना भी आपने कंट्रीब्यूट किया है उसका 5 टाइम्स, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months एंड फाइन अप टू। ओके, तो 183, अब देखो 183 जो इसका लास्ट सेक्शन है पार्ट ए का 183, 183 कहता है आप नेशनल डिफेंस में अगर पैसा लगाते हो तो देखो नेशनल डिफेंस अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। अगर कोई भी कंपनी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती है या कहीं से भी कोई कंट्रीब्यूशन आता है तो उस पर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप किस में कर सकते हो, डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड और एनी अदर फंड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल डिफेंस। तो आप जितना भी अमाउंट खुद सोचते हो कि करना चाहिए आप कर सकते हो टू द नेशनल डिफेंस। द कंपनी इज रिक्वायर्ड, क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्क्लोज करना पड़ेगा P&L अकाउंट में टोटल अमाउंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय इट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्क्लोज करना है, बिकॉज हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है उसमें पता होना चाहिए कि आपने अपनी कंपनी का जो पैसा है, जो कैश फ्लो है, वो किस में डाला है, ताकि एक ट्रू पिक्चर आपको देखने को मिले। तो आपको कुछ भी करना है, आप किसी में भी कंट्रीब्यूट करते हो, यू हैव टू डिस्क्लोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ पार्ट बी, पार्ट बी जो है वो आपका है बोर्ड कमेटीज। बोर्ड कमेटीज से हमें क्या समझ में आता है, जब हमारे पास बोर्ड बन चुका है तो वाई देयर इज रिक्वायरमेंट टू फॉर्म और कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड कमेटीज। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप सारे काम खुद करो, ठीक है, अपने तो सारे करते ही हो, मतलब सारे काम खुद करो, तो आपका क्या परफेक्शन एफिशिएंसी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो बोर्ड कमेटीज जो होती हैं वो स्पेसिफिकली एक पर्पस के लिए बनती हैं, जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, वो कंपनी के उस काम को संभालते हैं। और जो बोर्ड होता है, जस्ट हमने पहले भी पढ़ा था, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है। ओके, तो स्मॉल वर्किंग ग्रुप आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड, ये जो स्मॉल वर्किंग ग्रुप बनते हैं जिसको हम कमेटीज कहते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है बोर्ड, कंसिस्टिंग ऑफ बोर्ड मेंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग द बोर्ड वर्क। नाउ कमेटीज आर जनरली फॉर्म्ड टू परफॉर्म सम एक्सपर्टीज वर्क। मैंने आपको बताया ना एक्सपर्टीज वर्क के लिए, 1 सेकेंड, एक्सपर्टीज वर्क को करने के लिए वो फॉर्म होती हैं, एंड मेंबर्स ऑफ कमेटी एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपर्टीज इन दी स्पेशलाइज्ड फील्ड। अब जो कमेटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले फंक्शंस, ये ना यहाँ पे आना चाहिए, गलत हो गया, डिवाइड एंड एक्सपीडिटिंग द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय रिमूविंग रूटीन टास्क फ्रॉम मंथली बोर्ड कंसिडरेशन। अब आप ये बोलो, फाइनेंस का कोई डिपार्टमेंट है, उसमें बोर्ड को नॉलेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब बोर्ड है वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, उसको नहीं पता, तो उसके लिए क्या करेगा, वो हायर करेगा, एक कमेटी बनाएगा जिसमें कि CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और
अदर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को बिठाएगा और उनको बोलेगा कि हम ये कमेटी है हमारी कंपनी की और कंपनी में हम बना रहे हैं फॉर द पर्पस कि आप हमारे कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको ओवरसी करो। यूटिलाइज स्पेसिफिक टैलेंट्स एंड नॉलेज ऑफ द बोर्ड ऑफ मेंबर्स। बोर्ड ऑफ मेंबर्स तो हमेशा उनके ऊपर रहेंगे। जो भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनेगी ना, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, वो अप्रूवल के लिए बोर्ड के पास ही जाएगी। अल्टीमेटली ऊपर से हाथ उन्हीं का है, बट आप उस काम में इतने अच्छे नहीं हो इसलिए आपने उनको रख लिया। परमिट broader participation by all board members. Now, board of directors ultimately responsible for the acts of the committee। जैसे मैंने आपको बोला कि उनका हाथ तो हमेशा ऊपर रहेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये पार्ट है। नाउ कौन सी देखो, मैंडेटरी कमिटीज मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये जो कमिटीज हैं वो तो आपको बनानी ही बनानी है, अनलेस आप उसमें उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हो या नहीं करते हो। लाइक ओपीसी कंपनी को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 1% कंपनी को देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू फॉर्म ऑडिट कमेटी, तो वो बात नहीं कह रहे हैं। बट ये कमेटीज अगर आप फॉल कर रहे हो तो आपको बनानी है, आप स्किप नहीं कर सकते हो। फर्स्ट इज ऑडिट कमेटी, सेकेंड इज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, corporate social responsibility committees, that is CSR। नाउ ऑडिट कमेटी सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन 177 में है वो है आपकी ऑडिट कमेटी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ये बहुत वाइड है, बट आपके लेवल पे सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे बहुत ही कंप्राइज्ड है और मैंने बहुत अच्छे फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखो, सबसे पहले तो ऑडिट कमेटी से मतलब समझो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी क्या है? मेन पिलर्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म इन द कंपनी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कंपनी में एक काम कर रहे हो, जो कॉर्पोरेट एक काम कर रहा है डे टू डे, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कोई तरीके का ना बायसनेस नहीं है। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो फाइनेंस है, वो आपका मेन पिलर है ऑडिट कमेटी। अब इसका पर्पस क्या होता है? देखो, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, सेक्शन 177, देन का क्या आता है? पर्पस ऑडिट कमेटी आ गया उसका टॉपिक, कि वो मतलब उसकी हेडिंग क्या है और उसका पर्पस क्या है। तो देखो, पर्पस क्या है? ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपको जो रिपोर्ट बनानी है वो डिस्क्लोज करना है, एनहेंस करना है कॉन्फिडेंस इन द इंटीग्रिटी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पूरा पर्पस होता है एक ऑडिट कमेटी का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, डिस्क्लोज करना, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना, इंटरनल कंट्रोल रखना, एंड फिर रिस्क मैनेजमेंट को देखना ना। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि जो बोर्ड है, ये कमेटीज हैं, ये मैंडेटरी कमेटीज हैं। बट मैंडेटरी किसके लिए हैं? ऑब्वियसली जो उस परव्यू में फॉल करेगा, जो उसकी एलिजिबिलिटी के अंदर आएगा। तो देखो, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो भी पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, मतलब उसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है, उसके शेयर्स, उस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो सारी कंपनीज को तो मैंडेटरी आपको ऑडिट कमेटी अपनी कंपनी में बनानी है, कॉन्स्टिट्यूट करनी ही करनी है ना। इसका जो भी पब्लिक कंपनी है उसका क्राइटेरिया है, और देखो ये सारा और है, मतलब अगर आपने एक जगह भी इसको फॉल करा, किसी भी एक कंडीशन को, एनी वन कंडीशन अगर आपने फुलफिल करी, तो यू हैव टू मेक ऑडिट कमेटी। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि पब्लिक कंपनी में अगर पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर है और लोन्स हैं, तो क्या तीनों को फुलफिल करना है? नहीं, किसी भी एक, अगर किसी भी एक चीज को, किसी भी एक कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो, और आपके लिए रिक्वायरमेंट है ये, कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू फॉर्म ऑडिट कमेटी। नाउ एवरी, सबसे पहले क्या है? एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो हर जगह एप्लीकेबल है, जितनी भी कमेटीज हैं सब में लिस्टेड कंपनी आएगी। सेकंड,
पब्लिक कंपनी, अब इसको पढ़ने का तरीका देखो, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। TLP, सारे लैंड पर। ये जो मतलब शॉर्टकट है ना, सारे लैंड पर, सारे बहुत सारे होते हैं, टर्नओवर हमारा 100 करोड़ और मोर है, ठीक है, 100 करोड़ और मोर है, तो सारे बहुत सारे हैं। उससे आपको याद रहेगा कि जो टर्नओवर की जो लिमिट है वो 100 करोड़ है, वो सबसे ज्यादा है। नाउ लैंड, लैंड से हमारा क्या है यहाँ पे, लोन्स, लोन्स हमारा क्या है 50 करोड़, जस्ट उसका आधा कर दो, ठीक है, लैंड। अब एक चीज और, हाँ, टर्नओवर हो गया, ये हो गया लैंड। अब इसमें लोन्स में देखो क्या लिखा है, ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स और डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स, तो इसके साथ एलडी आता है, डिपॉजिट्स भी हैं, एक्सीड कर रहे हैं इन एग्रीगेशन, मतलब चाहे आपका सिर्फ खाली लोन हो, चाहे आप सब मिलाकर बोरोइंग्स डिबेंचर्स डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, क्या लिखा है उसने, 50 करोड़ रुपीज और मोर, तो ये सारी कंडीशंस में अगर आप करते हो तो 50 करोड़। अब नाउ इससे क्या है, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल है आपकी 10 करोड़, ठीक है। जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे ऐसे ही समझाया था, तो मैं वही आपको पास ऑन कर रही हूँ ताकि आपको याद करने में इजी रहे। सारे लैंड पर, सारे बहुत सारे होते हैं, सबसे बड़ा अमाउंट 100 करोड़, देन लैंड जिसमें लोन्स डिपॉजिट वगैरह सब मिलता है 50 करोड़, एंड लास्ट में आता है आपका ये। आप लिख किसी भी फॉर्म में सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमारी जो कंडीशन है कि इतना इतना होना चाहिए, तो कब होना चाहिए, एज एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल टेकन इनटू अकाउंट, जो लेटेस्ट आपकी ऑडिटेड होगी वो। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी, डोरमेंट कंपनी, ये तीन कंपनीज पे ये जो क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल नहीं है। नाउ कॉम्पोजिशन, अब हमें पता चल गया कि उसका पर्पस क्या है, उसका क्या है, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी हमें सब समझ में आ गया। बट अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, मतलब उसमें डायरेक्टर्स क्या होंगे, उसमें चेयरपर्सन कैसा होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होंगे, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। अब देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, लिस्टेड कंपनी में पैसा लगा होता है, लिस्टेड होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एनी हाउ ज़्यादा होगी, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट होंगी ना वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी एज कंपेयर टू नॉन लिस्टेड कंपनीज। अब इसमें आप देखोगे, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपकी लिस्टेड कंपनी है, पहले हम लिस्टेड कंपनी को पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि अनलिस्टेड कंपनी में कितनी कम रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू लिस्टेड कंपनी। और ये कॉम्पोजिशन हम किसकी देख रहे हैं, हम ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी में शेल, शेल मतलब जरूरी है, हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एज मेंबर्स, तो इसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो कितने हैं आपके, 3 डायरेक्टर। 2/3 of the members of audit committee shall be independent directors, जो इसमें से 2/3 होंगे ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ऑल मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, और फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब क्या होता है, शैल मीन द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लोज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे सामने बैलेंस शीट आ गई, हमें कुछ पता ही नहीं है, और कहने को हमें पता है कि असेट एंड लायबिलिटीज में क्या है, बट हम उसको टैली नहीं कर पा रहे बैलेंस शीट को, या हमें ये नहीं पता कि एक पर्टिकुलर आइटम से क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल। तो हमको एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, आप ये खुद सोचो, जब तक आपको इन और आउट नहीं पता होगा, बैलेंस शीट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, कैश फ्लोज में, मतलब जितने भी फाइनेंशियल्स होते हैं हमारे कंपनी में रिक्वायर्ड, उसका आपको इन और आउट पता होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन ये, एंड थर्ड कंडीशन आपकी थी कि आप फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, ठीक है, और लिटरेट की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नीचे दी। अब इसमें भी जो मिनिमम डायरेक्टर्स हैं
इसमें भी मिनिमम डायरेक्टर्स थे, मतलब डायरेक्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 3 होने चाहिए विद मेजॉरिटी ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। अब 3 डायरेक्टर्स हैं, उसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। इसमें 2/3 है, ठीक है? देन सेकंड, हाँ, द मेजॉरिटी इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन शुड बी पर्सन्स विद एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब ये सारे लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो चेयरपर्सन है उसको कम से कम अंडरस्टैंड मतलब समझना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। नाउ इसका एक्सेप्शन क्या है? द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। ये आपका एप्लीकेबल नहीं है टू दी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी वैसे तो बेसिकली सबसे भारी है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मेकिंग एजेंडा नहीं होता। नाउ चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड शैल बी। अब ऑडिट जो चेयरपर्सन होगा ना हमारा ऑडिट कमेटी का, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए एंड ही शैल बी प्रेजेंट एट एजीएम टू आंसर शेयर होल्डर्स क्वेरी। दी कंपनी सेक्रेटरी शैल एक्ट एज सेक्रेटरी टू ऑडिट कमेटी। जो हम लोग होते हैं, जो आप भी इन फ्यूचर में बनने वाले हो, कंपनी सेक्रेटरी shall act as secretary to the audit committee, provided that occasionally the audit committee may meet without any presence of executives listed company। ठीक है? तो चेयरपर्सन जो होना चाहिए वो ऑडिट कमेटी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एजीएम में शेयर होल्डर्स की अगर कोई क्वेरीज आती हैं तो उसको भी मीट आउट करना चाहिए। देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें जो डिसीजन चाहिए, जो फाइनेंशियल्स हमारे होने चाहिए, वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए एंड जो उसका डिसीजन होना चाहिए वो नॉन बायस्ड होना। इसलिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इन ऑल कमेटीज की। जो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से जो मेरा मतलब है वो आपको पता होगा कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है वो किस तरीके से होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इन इन कमिंग वीडियोस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट ऑफ, क्योंकि आपके शायद नेक्स्ट चैप्टर ही है, हाँ नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है। तो अब लिस्टेड कंपनी में मीटिंग्स कब होंगी और अनलिस्टेड कंपनी में मीटिंग्स कब होंगी, ये देखो। इसमें मैंने आपको बताया ना स्ट्रिक्टनेस, वो ध्यान रखना। शैल मीट एट लीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर एंड नॉट मोर देन 120 डेज इलैप्स बिटवीन टू मीटिंग्स के बीच में 120 डेज इलैप्स नहीं होने चाहिए एंड 4 टाइम्स इन अ ईयर एटलीस्ट, मतलब कम से कम, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी 4 टाइम्स इन अ ईयर। देन अगर आप अनलिस्टेड की बात करो तो अनलिस्टेड में ऑडिट कमेटी में मीट नंबर ऑफ टाइम्स इज डिजायरेबल टू सर्व इट्स पर्पस। मतलब वो उसके ऊपर है, कभी भी मिल सकती है, लेकिन मैंडेटरी शेल शेल आ गया ना, शेल 4 बार तो मिलना ही मिलना है। नाउ quorum, 2 members or 1/3 of the members of the audit committee which is greater or at least 2 independent directors। यहाँ फिर से आपका independent directors आ गया। The requirement of minimum 2 independent directors in the meeting of audit committee which must be complied with by all the listed entity। ठीक है? तो ये आपका मीटिंग एंड कोरम था। और कोरम इसकी क्या है? अनलिस्टेड की मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स एंड कोरम में डिसाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है कि मिनिमम कितना होना चाहिए। बट लिस्टेड कंपनीज में क्या है, आपको एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया कि इससे नीचे नहीं होने चाहिए। नाउ फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी। देखो फंक्शंस क्या है, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ एक स्टोरी लाइन में, देन आपको लर्न करने का तरीका आपको खुद ढूंढना है इसको, इन द सेंस कि आप कितने पॉइंट्स याद कर पाते हो। सबसे पहले जो ऑडिट कमेटी है वो बैठ गई। अब ऑडिट कमेटी में सबसे पहले वो क्या करेगी? रिकमेंड करेगी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी में डायरेक्टर्स बैठ गए जो फाइनेंशियल लिटरेट है, बट ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट और उसकी रेम्यूनरेशन वो डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो ऑडिट कमेटी है, आप उसको समझ लो कि वो एचआर हैं कंपनी के और उनको रिक्रूट करना है। देन रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। अब आपने उनको अपॉइंट कर लिया, क्योंकि देखो ये क्या है, ये डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स हैं, उनको फाइनेंशियली वो लिटरेट हैं, ठीक है, बट वो काम नहीं कर सकते, तभी तो ऑडिट कमेटी हम बना रहे हैं ना। तो ऑडिट कमेटी बनाने में सबसे पहले आप क्या करोगे? रिकमेंड करोगे उसकी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। मैं एक एचआर हूँ किसी कंपनी की, मैंने एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया और उनकी सैलरी फिक्स करी। इस चीज़ को साइमल्टेनियसली चलते रहना देखते, ठीक है।
फिर मैं क्या करूँगी, रिव्यू करूँगी, मॉनिटर करूँगी उसकी परफॉर्मेंस, कि वो जो एम्प्लॉयी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और जो भी उसका काम है वो कैसा चल रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। ये नॉर्मली हर जगह देखा जाता है। आप इस तरीके से समझोगे, आपको बहुत ईज़िली समझ में आएगा। एग्ज़ामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन, ठीक है? तो एग्ज़ामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑब्वियसली वो ऑडिटर रिपोर्ट ही बनाएगा। फिर उसकी अप्रूवल ऑफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रांज़ैक्शंस कंप्लाई विद द रिलेटेड पार्टीज़। रिलेटेड पार्टीज़ जो है उसके रिगार्डिंग आपका पूरा सेक्शन है, तो वो हम उसको बाद में कवर करेंगे। स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन सेक्शन 186, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ असेट्स, जो भी फाइनेंस में आता है ना, वैल्यूएशन आती है, वैल्यूएशन आता है, मॉनिटरिंग आती है, सब। लेकिन आप इसको स्टोरी लाइन में याद करोगे, बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है? तो ये आपके फंक्शंस हैं। आपके टोटल जो फंक्शंस हैं वो 8 फंक्शंस हैं। कोशिश करना 8 में से 6 या 5 तो एटलीस्ट 5 तो आपको याद होने चाहिए विद हेडिंग एंड द एक्सप्लेनेशन, ताकि क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा। तो आप कम से कम 5 तो लिख दो और सिर्फ पॉइंटर्स नहीं लिखने हैं, हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटीज, टू कॉल, टू इन्वेस्टिगेट, राइट टू बी हर्ड। अब ये क्या है? टू कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, उनके कमेंट्स के लिए कॉल करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे अगर कोई ग्रेवियंसेस हैं, कुछ है, ठीक है? इन द मैटर रिलेशन टू द आइटम स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस टू रेफर्ड बाय द बोर्ड। इन्वेस्टिगेट करोगे, बोर्ड ने कुछ बोला कि ये मैटर है, इसको इन्वेस्टिगेट करो, तो वो करेगा। हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड ऊपर है, ऑडिट कमेटी नीचे है। बोर्ड जो है वो हमेशा का ऊपर हाथ रहेगा, वो सब चीज़ों को नीचे देखे करेगा, ठीक है? फिर जो भी चीज़ें हैं आपको डिस्क्लोज़ करनी है बोर्ड रिपोर्ट में। शैल डिस्क्लोज़ इन द फॉलोइंग कंपोज़िशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। सबसे पहले आपने ऑडिट कमेटी जो बनाई, उसका कंपोज़िशन क्या है? वेयर द बोर्ड हैड नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, द सेम विल बी डिस्क्लोज्ड रिपोर्ट अलोंग विद द रीजंस देयरफॉर। नाउ ऑडिट कमेटी एंड विजुअल मैकेनिज्म। देखो विजुअल मैकेनिज्म मतलब क्या होता है इसका? विजुअल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश क्यों करते हैं? फॉर द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट देयर जेन्युइन कंसर्न्स और ग्रीवियंसेस। तो उनके जो ग्रीवियंसेस हैं, और ये लिस्टेड कंपनी में ज़्यादा होगा, देखो किस किस को जरूरत है। द कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड द कंपनी विच हैव बोरोड मनी फ्रॉम बैंक्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एक्सेस ऑफ 50 करोड़ और मोर। तो 50 करोड़ से ज़्यादा यानी ज़्यादा अमाउंट है, उसमें ज़्यादा ग्रेवियंसेस आ सकते हैं लोगों के, एम्प्लॉयज़ के, डिपॉजिटर्स के। तो उन सब केसेस में आपको ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये पूरा जो सेक्शन था वो आपका ऑडिट कमेटी का था। अगर आपको कुछ एक्सप्लेन मतलब नहीं आया है समझ में, तो आप मुझसे यूट्यूब में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है लीगल ब्रेनरी, उसमें डीएम के थ्रू भी पूछ। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेक्शन 178 पे। देखो सबसे पहले जो नाम होता है ना सेक्शन का, जो टॉपिक होता है, उससे मीनिंग निकालने की कोशिश करा करो। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी क्या करेगा? ये नॉमिनेट करेगा एंड रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड।
ओके, तो नॉमिनेशन हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 178, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। देखो ये जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है ना, इसके नाम से, इसके टॉपिक से मतलब निकालो। हम यहाँ पे रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं और नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं। ये किस चीज़ का हेल्प करता है, उसका पर्पस क्या है? इट हेल्प्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द प्रिपरेशन रिलेटिंग टू द इलेक्शन of members of the board of directors and in handling matters within its scope of responsibility that relate to the conditions of the employment and remuneration of senior management and to the management and personal remuneration। मतलब जो भी remuneration से related है, nomination से related है of the members of the company, ठीक है। पर्सनल जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड जो नॉमिनेशन होगा, जो रेम्यूनरेशन डिसाइडेड होगा, वो ये डील करता है। अब जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी है, वो सेम है एज पर सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी, जिसमें एवरी लिस्टेड कंपनी चेक। सेकंड, पब्लिक कंपनीज, तो हम सबसे पहले टर्नओवर की बात करेंगे, 100 करोड़ और मोर, सेम। देन आपका लोन आता है 50 करोड़ और मोर, एंड पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ or more, and as existing on the date of last audited financial statement shall be taken into account. Again, exception is same as per section 177 audit committee. एक्सेप्शन इसका एक और है, सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं। अब इसका जो कॉम्पोजिशन होगा, वो आपका लिस्टेड कंपनी एंड नॉन लिस्टेड कंपनी में करते हैं। shall consist of, non-listed company में shall consist of 3 or more non-executive directors, out of which not less than one half, then one half of shall be the independent directors। तो देखो minimum 3 or more non-executive directors। non-executive directors का मतलब क्या होता है? जो डे टू डे मैनेजमेंट में काम नहीं करते हैं, जो डे टू डे मैनेजमेंट में वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, उनका कोई से नहीं होता है एज पर। तो ये आपका हो गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी मे बी अपॉइंटेड एज मेंबर्स बट शैल नॉट चेयर सच कमिटी। चेयरपर्सन के लिए क्या बोला है कि चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी मे बी अपॉइंटेड एज मेंबर बट चेयर नहीं करे। तो ये कंडीशन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मैंने आपको समझा दिया। नाउ लिस्टेड, इसका भी सेक्शन 8 जो है इसका एप्लीकेबल नहीं है। लिस्टेड कंपनी में देखो क्या है, shall minimum 3 directors or as members, all directors of the committee shall be non-executive directors and at least 50% of the directors shall be independent directors। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं वो जो 50% होने चाहिए, उसमें कितने थे? हाफ, में भी हाफ थे, बट उसमें क्या थे? विच इज नॉट लेस देन, ठीक है। अब इसमें क्या है? ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कमिटी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 50%, अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें भी सेम था, उसमें हाफ था, इसमें 50% है। चेयरपर्सन ऑफ द नॉमिनेशन कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। द चेयरपर्सन द लिस्टेड एंटिटी whether executive non-executive may be appointed as a member of nomination and remuneration committee but should not change, ये सेम पॉइंट है। चेयरपर्सन ऑफ द, हाँ, अब चेयरपर्सन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी मे बी प्रेजेंट एट AGM to answer shareholders queries, however it shall be up to the chairperson to decide who shall answer the query। तो हमने 178 में ये पढ़ लिया कि उसका पर्पस क्या है, जो भी हमारे टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको नॉमिनेट करना और उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करना। सेकंड, दो चीज़ें हैं, वो सॉरी एलिजिबिलिटी आ गई, एलिजिबिलिटी हमने एक्सप्लेन कर दिया एज पर दी ऑडिट कमेटी। देन लिस्टेड नॉन लिस्टेड में उसकी कॉम्पोजिशन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मैंने आपको समझा दिया। फंक्शंस, द लेवल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रेम्यूनरेशन इज रीजनेबल एंड सफिशिएंट टू अट्रैक्ट। देखो जो भी रेम्यूनरेशन डिसाइड होगी वो अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट करने के लिए होगी। रिलेशनशिप ऑफ रेम्यूनरेशन टू परफॉर्मेंस इज क्लियर। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स की मैनेजर पर्सन बिटवीन फिक्स्ड एंड दिस एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी एंड इट्स बोर्ड। तो रेम्यूनरेशन आप कभी भी एम्प्लॉयज की करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका जो मेन मोटिव होता है टू रिटेन, टू मोटिवेट दैम होता है।
तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, आप इसको एक बार वन बाय वन पढ़ोगे, बहुत ईजी आपको एक्सप्लेन कर, मतलब मेरा ऐसा एक्सप्लेनेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ एक्सेप्शन क्या है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब आप देखो, ये हमने अभी तक एक्सेप्शन कवर नहीं किया था। तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 178(2)(3)(4) शैल अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट अदर एम्प्लॉय। ओके, अप्लाई होंगे 2, 3, 4। नाउ मीटिंग्स एंड कोरम। मीटिंग्स एडिशनली दिस, ये एक प्रोवाइड कमेटी शैल डिवाइस अ पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी ऑफ बोर्ड एक्टर्स। कोरम 2 members or 1/3 of the members including one at least independent director in attendance, and nomination shall meet at least one in a year। तो नॉमिनेशन वगैरह का तो एक बार फिक्स हो जाती है, तो उसकी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती ना। सेकंड है आपका 178 सबसेक्शन 5, जो इसने ऊपर भी बोला है, देखो नहीं ये ऊपर नहीं बोला है। तो इसमें क्या है, प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। अब स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी क्या होती है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, सो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, द बोर्ड ऑफ कंपनी, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, द बोर्ड ऑफ कंपनी दैट हैज मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स। देखो स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है, स्टेक होल्डर्स जो हमारे होते हैं ना, दैट इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, ठीक है, डिपॉजिट होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। तो ये सारे होते हैं क्योंकि इनका स्टेक होता है कहीं ना कहीं हमारी कंपनी में।
तो अगर हमारी कंपनी में मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स या इनका एग्रीगेट है, तो हमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये वाली जो कमेटी है, स्टेक होल्डर्स कमेटी, हमको फॉर्म करनी पड़ेगी। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन हु शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। The committee shall consider and resolve the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer of shares। देखो, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, तो इनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो इनके ग्रीवियंसेस होंगे, वो भी इससे रिलेटेड होंगे। जैसे उनका शेयर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, उनको डिविडेंड नहीं मिल पा रहा है, नॉन रिसिप्ट ऑफ उनको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनका हक होता है इंस्पेक्ट करने का या देखने का, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी हैं उनको रिजॉल्व करना है ग्रेवियंसेस को, ये इसका काम होता है। और रोल क्या है? रिजॉल्विंग द ग्रेवियंसेस, रिव्यू, एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स, रिव्यू वगैरह, ट्रांसफर एजेंट वगैरह वगैरह। तो जो भी इसमें आप पढ़ोगे आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि रिजॉल्विंग द ग्रेवियंसेस, रिव्यू, वही रिव्यू, 3 चीजें रिव्यू करनी है, ये रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स वगैरह होगा। अब जो लास्ट आपकी है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR कमेटी, सेक्शन 135। इसकी एप्लीकेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसमें पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, टर्नओवर है, एंड जो थर्ड आपका लोन वगैरह होता है वो नहीं है यहाँ। ये एप्लीकेबिलिटी इन 3 बेसिस पे डिसाइडेड है: नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट। नाउ नेट वर्थ अगर आपकी 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर अगेन सबसे ज्यादा अमाउंट है, 1000 करोड़ से ज्यादा है, एंड नेट प्रॉफिट आपकी 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ये आपका क्राइटेरिया है। अगर आप इसमें फॉल करते हो, और ये सारा क्या है? और ठीक है, अगर आप इसमें फॉल करते हो तो आपको मैंडेटली ये CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब इसकी यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या है? The CSR committee shall consist of 3 or more directors out of which at least one independent director। अभी तक आपने देखा जितनी भी हमने कमेटीज पढ़ी हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स की बात हो रही हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात हो, मिनिमम आपके कितने चाहिए? 3 डायरेक्टर्स मिनिमम। तो इसमें तो कंफ्यूज करने की बात है ही नहीं, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। नहीं भी याद हो रहा है तो हर जगह क्या है? 3 डायरेक्टर्स हैं। नाउ रोल ऑफ बोर्ड, देखो सबसे पहले ना वो CSR पॉलिसी फॉर्म करेंगे। CSR पॉलिसी में आपको बता दूं CSR में है क्या। एक कॉर्पोरेट है, उसकी कुछ ड्यूटी बनती है, कुछ उसकी यू नो एक ड्यूटी कह लो, या मतलब वो कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी के थ्रू, क्योंकि उसे पे बैक करना है। सोसाइटी ने जो बहुत कुछ दिया है, तो जब वो कमा रहा है तो उसको सोसाइटी को पे बैक करना है उसकी वेलफेयर के लिए। तो उस केस में वो पहले CSR पॉलिसी बनाएगा और बोर्ड को बताएगा कि मैं इतना अमाउंट देना चाहता हूँ और इतना अमाउंट नहीं देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो वो कंट्रीब्यूट करेगा CSR में, जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है 2%, 2% ऑफ इट्स एवरेज प्रॉफिट्स, 2% ऑफ इट्स एवरेज प्रॉफिट्स। और ये जो प्रॉफिट्स हैं ये हैं आपके प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, कब के? ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, पिछले 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो ये जो आपके पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज, और प्रॉफिट हमें कौन से लेने हैं? बिफोर टैक्स, नॉट आफ्टर टैक्स। ओके, ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स दैट कंसिस्ट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। और ये जो कंट्रीब्यूट होगा ये आपका सोसाइटी के थ्रू तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन वाला अमाउंट है, आपको डिस्क्लोज करना है ये बोर्ड रिपोर्ट में, अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है आपने कितना अमाउंट करा। अब ये जो भी अमाउंट, जो भी आप स्पेंड करोगे ना, जो भी आप अमाउंट स्पेंड करोगे ना, वो आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, वो आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करा जाएगा, क्योंकि आप इसको एज अ सोसाइटी वेलफेयर कर रहे हो, इससे कोई आपका प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है।
सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और जिसमें जैसे कि आप अगर एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए आप स्पेंड कर रहे हो, वो भी चीज़ सीएसआर कमेटी में नहीं आएगी, या इवन आप एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ के लिए कुछ दे रहे हो, तो वो भी सोसाइटी के लिए नहीं आएगा। बेसिकली ये जो सेक्शन है सीएसआर वाला, ये एप्लीकेबल होता है, देखो एप्लीकेबल तो हर जगह होता है, बट जिस चीज़ को दिमाग में रखकर ये चीज़ बनाई गई है, जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे कंपनीज़ होती हैं, तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी तरफ कोई कंट्रीब्यूशन बनता है, तो इसलिए ये जो चीज़ है, वो वहाँ पे एज़ अ कंट्रीब्यूशन की जाती है। तो मैंने आपको बताया, पहले आप इतना कंट्रीब्यूट करोगे और कंट्रीब्यूट करोगे, तो किस प्रॉफिट पे करोगे, क्या चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होगी, और जो भी कंट्रीब्यूट करोगे, वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, देखो यहाँ पे 2% आ गया ना, डिस्क्लोज रीजंस फॉर नॉट द अमाउंट इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर आपने स्पेंड नहीं किया है वो अमाउंट, तो उसके रीजंस दोगे। तो ये आपका सीएसआर सेक्शन 135 था। इसके अलावा बहुत सारी कमेटीज हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, साइंस टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी कमेटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, एथिक्स कमेटी, ये सारी आपकी और कमेटीज हैं, बट ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बनाते हो तो आपका ही थोड़ा काम इजी हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखता है। नाउ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस, देखो ये जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये मॉड्यूल बेस्ड है, ठीक है, और मैंने ये इसमें इसलिए इनकॉर्पोरेट करे हैं क्योंकि स्कैनर्स के जो हैं वो आप कर लोगे, सब जगह के हो जाएंगे, बट ये छूट जाते हैं। और कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, अपने मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस दे देता है, तो क्यों उसको छोड़ना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि पूरा जो मटेरियल है वो मेरा आईसीएसआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है। अब इसमें जो क्वेश्चंस है वो आप देखो, हर चीज़ मैंने कवर करी है, और आपको एक इजी फॉर्म में स्टोरी लाइन में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो thank you so much for listening, and we'll meet you in next class. But before that, please do subscribe my channel Legal Brainry and follow me on Instagram Legal Brainry for such updates। अगर कुछ भी सीएस से रिलेटेड होता है तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।